अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है इट्स बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम ट्राई करेंगे कि हम मैक्सिमम चीज़ों को कवर करें आज के लेक्चर में। इसमें हम देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, इसमें आइटम्स कौन कौन से इंक्लूड होता है, बेसिकली ये किस चीज़ को डील करता है, या अगर इसमें जो इम्बैलेंसेस होते हैं वो उनके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं या उनको हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई के मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग आज के लेक्चर में बहुत ईजी तरीके से इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो बाय स्टार्टिंग द टॉपिक दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगी, जिसके बाद आप लोगों को बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अपने माइंड में एक दो कंट्रीज को रख लें। एक आप पाकिस्तान साइड पे कर लें, ठीक है। आपने सोचना है कि आप पाकिस्तान जो है एक कंट्री जो कि डील कर रहा है, जो कि इंटरेक्शन हो रही है जिसकी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। अब पाकिस्तान किस लिए विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन कर रही है? अब वो कर रही है बेसिकली इकोनॉमिक पर्पस के लिए, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कर रही है, ठीक है। वो बाइंग सेलिंग, ठीक है, आपने जो है पैसे भेजना, पैसे लेना, रेमिटेंसेस, ठीक है, सर्विसेज देना, सर्विसेज लेना, ठीक है। आपने कोई गुड्स की सेलिंग, गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट, देखें ना, देयर आर सो मेनी थिंग्स कि पाकिस्तान जो है वो विद द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज कर रही है। इस इंटरेक्शन को, जो कि फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रही है, जो कि डील कर रही है, जो कि रिलेटेड है मनी के साथ, कौन सा भी इंटरेक्शन हो, अगर वो मनी के साथ रिलेटेड है और वो दो रेजिडेंट्स के साथ हो, आपस में हो रही है, उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। हमने जो नॉर्मल रेजिडेंट है उसका एक फॉरेन रेजिडेंट के साथ, अब नॉर्मल रेजिडेंट में हमने लिया पाकिस्तान को, ठीक है। फॉरेन रेजिडेंट्स में हमने लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, उसमें कोई सा भी कंट्री आ सकता है, ईरान, पाकिस्तान, सॉरी ईरान, अफगानिस्तान, यूएस, ब्रिटेन, वट एवर कंट्री, ठीक है। सो पाकिस्तान की जो इंटरेक्शन है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जो पाकिस्तान है उसके बिहाफ पे तीन जो है नॉर्मल रेजिडेंट्स जो हैं वो ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है या जो ये इंटरेक्शन है ये कर सकती हैं। नंबर वन, वो हो सकती है कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकती है पाकिस्तान से, जो कि बाहर कंट्री के साथ जो है अपनी जो है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर सकती है। सो एज एन इंडिविजुअल ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, वो इंडिविजुअल जो है वो बाकी ममालिक के साथ अपनी कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, कोई बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स हो गई, या कोई गुड्स परचेज करना, कोई लोन लेना, लोन देना, सो वट एवर, ठीक है, जो भी मनी के साथ जो भी इंट्रैक्शन ट्रांजैक्शन लिंक होती है, तो कोई भी इंडिविजुअल पाकिस्तान के बिहाफ पे वो कर सकती है। सेकंड, कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म जो है वो ये इंटरेक्शन या ये ट्रांजैक्शन कर सकती है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान। कोई भी एक कंपनी ले लें, वो जो है बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, बाइंग सेलिंग, लेना देना, ये सारा कुछ जो कि मनी के साथ रिलेटेड है, ये कर सकती है। तीसरा, गवर्नमेंट खुद भी, ठीक है, गवर्नमेंट खुद डिफेंस की इक्विपमेंट्स आप ले सकते हो, बाई कर सकता है। गवर्नमेंट को हैवी मशीनरी चाहिए होती है तो वो बाहर ममालिक से वो चीज़ें इंपोर्ट कर सकता है। सो ऑल द थिंग्स जो कि वो बाई और सेल या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, वो कहाँ पे आप डील करते हो? बैलेंस ऑफ पेमेंट में डील करते हो। सो हमने कहा कि पाकिस्तान के बिहाफ में तीन ऐसे वो हमारे पास हैं जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन जिनकी पॉसिबल है। नंबर वन, आपका कोई भी इंडिविजुअल वो एक्ट कर सकता है ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नंबर टू, कोई भी फर्म, ये जो है कोई रॉ मटेरियल किसी फर्म को चाहिए, कोई मशीनरी चाहिए, ठीक है, वो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर सकता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। नंबर थ्री, जो है गवर्नमेंट खुद जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो है ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर सकता है। सो coming to the definition, balance of payment is a statement, it's a statement of all the transaction, ठीक है, वो तमाम ट्रांजेक्शन जिनकी हमने बात की है, चाहे वो गुड्स हों, चाहे वो सर्विसेज हों, चाहे वो शेयर्स हों, चाहे वो एसेट्स हों, वट एवर, ठीक है, तो वो किन दोनों के दरमियान, बिटवीन एंटिटीज इन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम सच एज अ क्वार्टर और ईयर। हमने कहा
कि दो दो कंट्रीज, दो रेजिडेंट्स के बीच में जो भी इंटरेक्शन होती है, जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है, तमाम ट्रांजैक्शन वेदर वो विजिबल हों वो इनविजिबल हों, तो वो ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब वो होती हैं उनके बीच में वो ट्रांजैक्शन, तो उनको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट होता बेसिकली ये एक रिकॉर्ड है, ठीक है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, एक शीट है जहाँ पे आपने सारे जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हुए हैं वो आप जो है वहाँ पे लिख लेते हो। जिस तरह आप जो है जब आप बैंक स्टेटमेंट निकालते हो तो उसमें आपको पता चल जाता है कि जी फलान दिन पे इसने आपको पैसे भिजवाएं या आपने इस बंदे को इतने पैसे भिजवाएं, तो वो बेसिकली एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है, एक शीट होता है जहाँ पे वो सारे जितने भी आपके डीलिंग्स हैं, जितने भी आपका जो है आपको जिसने पैसे भिजवाएं या आपने जिसको पैसे भिजवाएं, वो तमाम चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती हैं। सेम गोज विद बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट्स बेसिकली नथिंग एल्स बट ए शीट, बट ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन। किन के बीच में ट्रांजैक्शन? पाकिस्तान विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, ठीक है, वो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, या तो वो 6 महीनों में एक दफ़ा हो सकती है या सालों में आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो इट डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेसिकली ए फुल फ्लेज अकाउंट स्टेटमेंट आपके पास होता है। जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये और भी जो है अच्छे से पता होगा कि ये एक फुल फ्लेज आपके पास अकाउंट स्टेटमेंट होता है। अब जो अकाउंट स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो अकाउंट स्टेटमेंट हमारे पास होती है उसमें दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो आपका शुरू में ही आप समझेंगे तो आगे आप लोगों के लिए आसानी होती है। एक उसमें हमेशा हम लोग बात करते हैं क्रेडिट की, और दूसरी हम उसमें बात करते हैं जो हमारे पास अकाउंट स्टेटमेंट होता है उसमें डेबिट की। तो क्रेडिट में वो तमाम इनकम और गेन्स आते हैं जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे रहा है किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो भी इनकम है, जो भी गेन्स है, वो हमारे पास एज ए क्रेडिट है, ठीक है। और दूसरी तरफ डेबिट है। डेबिट मीन्स कि वो तमाम एक्सपेंसेस जो कि पाकिस्तान से जा रहा है, ठीक है, या वो लॉसेस जो पाकिस्तान से जा रहा है टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, तो वो हमारे पास डेबिट में इंक्लूड होता है। तो अगर हम लोग फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट देखें, सो इट्स ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है इट रेफर्स टू मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, वो तमाम चीजें जो कि मॉनेटरी वैल्यूज जो रखती हैं, जो जिनके पीछे कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है, उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। दूसरी बात यह है कि इट इंक्लूड्स ऑल द ट्रांजैक्शन वेदर विजिबल और इनविजिबल। हम आगे इसको डिफाइन करेंगे कि विजिबल आइटम्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं और इनविजिबल आइटम्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। अगर नॉर्मली आप लोगों को खुद भी पता होना चाहिए कि विजिबल आइटम्स में वो तमाम चीजें आती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं, और इनविजिबल में वो तमाम चीजें आती हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज को आप टच नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप इसको टच नहीं कर सकते, बट यू फील इट, ठीक है, यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो दिस इज सर्विस, दिस इज इनविजिबल ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो होती हैं इसका हिस्सा होती हैं। इट इज टू रिलेटेड टू ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, इसमें तमाम ट्रांजैक्शन को हम इंक्लूड करते हैं और ये एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और बेसिकली और नॉर्मली जो है ये एनुअल स्टेटमेंट होती है, फ्रॉम फिस्कल ईयर टू फिस्कल ईयर, ये जो है इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। इट अडॉप्ट्स अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें हम क्रेडिट को भी इंक्लूड करते हैं और साथ में हम इसको डेबिट को भी इंक्लूड करते हैं। हमने अगर किसी को कोई चीज़ सेल कर दी तो वहाँ से जो पैसा आता है उसको भी हमने इंक्लूड कर दिया है, और हमने अगर बाहर से कोई चीज़ खरीदी है तो हमारे मुल्क से जो पैसा जा रहा है हमने उसको भी इंक्लूड कर दिया है। अगर हमने किसी मुल्क से लोन लिया है तो उसको भी इंक्लूड करते हैं, और हमने अगर किसी मुल्क को लोन दिया है या हम लोग जो इंटरेस्ट पेमेंट या रीपेमेंट करते हैं तो उसको भी इंक्लूड करते हैं। सो इट इज बेसिकली डबल एंट्री बुक। हम वन साइडेड इसको नहीं देखते, हम लॉस एंड गेन्स दोनों को देखते हैं, हम क्रेडिट और डेबिट दोनों को देखते हैं, ठीक है। तो इसके फीचर में हमने क्या बात की है कि ये तो एक तो पहला सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होती है। दूसरी इसमें हमने कहा कि तमाम जो ट्रांजैक्शन है जो कि मनी से रिलेटेड हैं, जिनकी कोई ना कोई एक मॉनेटरी वैल्यू है, तो वो हमारे पास इंक्लूड होती हैं। तीसरी चीज, ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है, उसमें हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। जिस तरह हमने बताया कि ये नॉर्मली हम लोग एनुअली इसको स्टेटमेंट को जो है ना मेंटेन रखते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ये एक डबल एंट्री बुक होती है, इसमें हम लॉसेस और गेन्स या डेबिट और क्रेडिट दोनों को ही हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। अब जो हमने बात करी थी कि विजिबल, इनविजिबल और जो बाकी चीजें ये कौन कौन सी हैं,
देखें, हमारे पास वो तमाम आइटम्स, ठीक है, हमारे पास वो तमाम चीजें जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस जिनकी होती है वो विजिबल आइटम्स में होती है। वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है, वो इंपोर्ट भी किया जाता है। तो विजिबल आइटम्स में हमारे पास नॉर्मली कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? गुड्स। गुड्स, और ये होता किस लिए है? प्रॉफिट मोटिव के लिए। हमने गुड्स सेल कर ली, हमने गुड्स बाय कर लिए, हमने गुड्स को एक्सपोर्ट कर लिए, इंपोर्ट कर लिए, ये सारी चीजें हम बेसिकली क्यों करते हैं? एक ही रीजन है, वो है प्रॉफिट मोटिव्स। सो विजिबल आइटम्स का जो मेन मोटिव होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। सेकेंड थिंग इज द इनविजिबल आइटम्स। ये इनविजिबल आइटम्स आर इंपॉर्टेंट इन सेंस कि ये आपके विजिबल आइटम्स को हेल्प करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब आप विजिबल आइटम्स को की ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनविजिबल आइटम्स आपको वो हेल्प कर देती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, आपने गुड्स को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लेके जाना है तो आप कैसे लेके जाएंगे? ट्रांसपोर्ट के जरिए। सो वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, इंश्योरेंसेज, बैंकिंग, आप पैसों को एक जगह से दूसरी जगह लेके भेजते हो, शिपिंग, वो सारी इनविजिबल आइटम्स में आती हैं। सो विजिबल आइटम्स में हमने कहा कि ब्रॉडली स्पीकिंग अबाउट गुड्स आर द पार्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, ठीक है। इनविजिबल आइटम्स में मेनली हम लोग बात करेंगे सर्विसेज की। ये दो चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, दैट गुड्स आर ए पार्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, गुड आर बेसिकली विजिबल आइटम्स एंड सर्विसेज आर बेसिकली इनविजिबल आइटम्स। जो तीसरी चीज है वो दैट इज कैपिटल ट्रांसफर। ये मैं थोड़ा सा डिटेल में भी बताऊंगी, which is concerned with the capital receipts and capital payments। अब देखें, हमने बात की विजिबल आइटम्स की, हमने बात की इनविजिबल आइटम्स की। तीसरी एक और चीज जो यहाँ पे मेंशन नहीं है वो आप अपने साथ नोट कर लें, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स देखें वो चीजें होती हैं जो कि वन साइडेड होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे कोई रिलेटिव्स, मेरी कोई फ्रेंड, कोई भी बंदा जो है दूसरे कंट्री में है, ठीक है, उसको मैंने कोई गिफ्ट भेजना है। तो गिफ्ट भेजने का मतलब ये नहीं है कि मैं उससे वो पेमेंट भी एक्सपेक्ट कर लूं या मैं उससे रिटर्न गिफ्ट भी एक्सपेक्ट कर लूं, नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस। या हमारे कोई रिलेटिव्स हैं, वो हमें बाहर से पैसे भेजते हैं, रेमिटेंसेस, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम उनको वापस उसको रिटर्न भी करें। अब देखिए, अगर कोई विजिबल आइटम्स की हम लोग डीलिंग करते हैं तो गुड्स हम सेल करते हैं तो उसके बदले में हमें पैसे आते हैं, वो तो श्योर है, वो डबल साइडेड है। इनविजिबल आइटम्स भी डबल साइडेड है, बट यूनिलैटरल आइटम्स जो होती हैं वो वन साइडेड होती हैं, ठीक है। आप गिफ्ट्स हो गए, रेमिटेंसेस हो गई, ये सारे यूनिलैटरल आइटम्स में होती हैं जो कि वन साइडेड होते हैं, जिनका कोई फ्यूचर पेमेंट नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सो तीसरी चीज जो है हमारे पास है वो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हो गए, ठीक है। अब एक चीज आप नोट करें, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल, ये आप अगर देखें और आप अगर सोचें तो ये ऑन ए रेगुलर बेसिस पे होती हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारी रेगुलर बेसिस पे होती है, बैंकिंग हमारी रेगुलर बेसिस पे होती है, गिफ्ट्स भी अगर आप नहीं भेज रहे तो कोई दूसरा बंदा भेज रहा है, वो नहीं भेज रहा कोई तीसरा बंदा भेज रहा। कहने का मकसद ये है कि ये एक रेगुलर बेसिस पे होती आ रही हैं, ठीक है, रिकरिंग नेचर होता है इनका। उससे मुराद क्या है कि ये इनको हम लोग कहते हैं कि ये पार्ट है किस चीज का? करंट अकाउंट बैलेंस। ये मैं आ गई हूं आप कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का। कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो है आपका करंट अकाउंट बैलेंस। और करंट अकाउंट बैलेंस में जितने भी चीजें होंगी उनकी एक खुसूसियात ये होगी, प्रॉपर्टी उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कि वो रिकरिंग नेचर होगा उनका, कि वो रेगुलर बेसिस पे होंगी। तो हमने कहा कि विजिबल आइटम्स की जो ट्रांजैक्शन है वो भी रेगुलर बेसिस पे होता है, जो इनविजिबल आइटम्स है उनकी भी ट्रांजैक्शन रेगुलर बेसिस पे होती है, जो हमारे पास यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं उनकी भी ट्रांजैक्शन ऑन रेगुलर बेसिस होती हैं। इट मीन्स के दे ऑल और आर पार्ट ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तो करंट अकाउंट बैलेंस में बेसिकली हम लोग शॉर्ट पीरियड पेमेंट्स को डील करते हैं और हम उन चीजों को डील करते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे या जिनकी रिकरिंग नेचर होती है। सो इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट ऑफ बोथ विजिबल एंड नॉन विजिबल गुड्स। मैंने अभी जो आपको बताई है, क्योंकि विजिबल की भी यही नेचर होती है कि वो रिपीटेडली होती हैं, वो रेगुलर बेसिस पे होती हैं, इनविजिबल की भी यही होती हैं। और अगर हम देखें तो यूनिलेटरल की भी यही हमारे पास वो होती हैं कि वो हम लोग रेगुलर बेसिस पे उनको उनकी ट्रांजैक्शन होती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि दीज आर द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस का पार्ट इसीलिए है क्योंकि ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो ये तीनों चीजें, विजिबल आइटम्स या गुड्स, इनविजिबल गुड्स
और यूनिलेटरल गुड्स जो हैं, ट्रांसफर्स जो हैं, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस। आप इनको इंडिविजुअली भी हेडिंग करके उसके अंदर इनको डिफाइन कर सकते हैं कि ये तीनों जो है ये आपके जो करंट अकाउंट बैलेंस है इनका हिस्सा है, इनका पार्ट है। सो द करंट अकाउंट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, देखें ये सर्विसेज आ गया है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड्स एंड यूनिलेटरल रिसीट्स, पेमेंट फ्रॉम एंड टू अब्रॉड। ये सारी चीजें आपके डेली या रेगुलरली बेसिस पे होती हैं, तो इसलिए ये सारी चीजें किसका हिस्सा हुई? करंट अकाउंट बैलेंस का। तो पहला कंपोनेंट इज आई गेस क्लियर कि ये हमारे पास करंट अकाउंट बैलेंस और इट इंक्लूड्स 3 थिंग्स, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड द यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, और ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। नेक्स्ट आप देखें, एक चौथी चीज हमारे पास है जो कि रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी मैं डेली बेसिस पे नहीं खरीद सकती, या मैंने बाइक खरीदी, मैं डेली बेसिस पे बाइक नहीं खरीदती, या मैंने घर खरीद लिया, वो मैं डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे नहीं खरीद सकती। वो वंस होता है, वंस इन 20 ईयर्स, वंस इन 30 ईयर्स। या कोई एक फर्म है, फर्म को अगर एक हेवी मशीनरी की जरूरत है, वो ये तो नहीं करती है कि हर 6 महीने बाद वो मशीनरी वो चेंज करे। नो, इट इज नॉट लाइक दिस। वो होती है लॉन्ग टर्म, एक आप उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट होती है, एक लॉन्ग टर्म आप जो है डील करते हो। सो दैट बेसिकली जो कि रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है, जिसका नेचर जो होता है वो एक परमानेंट टाइप होता है, ठीक है, और वो आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपका करते हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स, उसको हम कहते हैं कैपिटल transfers. And there are certain items that we actually buys for a longer duration and which are capital in nature, ठीक है। कैपिटल जो ट्रांसफर्स होते हैं उनकी एक खुसूसियत ये भी होती है कि उसमें लम सम अमाउंट होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है एक बात, दूसरा उसमें होता है कि लम सम अमाउंट होता है। लम सम अमाउंट का मतलब ये होता है कि उसमें आप हेवी मनी को डील करते हो, हेवी अमाउंट्स को आप डील करते हो। सो ट्रांसफर कैपिटल ट्रांसफर्स जो होते हैं वो किसका हिस्सा है? कैपिटल अकाउंट बैलेंस का हिस्सा है, ठीक है, जो लॉन्गर टाइम के लिए हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, जिसमें लमसम पैसा लगे, जो कि एक परमानेंट जिसका नेचर हो, और वो सारा किस में आता है? आपके कैपिटल अकाउंट बैलेंस का हिस्सा है, या आप कह सकते हैं कि वो तमाम चीजें कैपिटल अकाउंट बैलेंस में आती हैं। सो इट्स बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल अमाउंट। इट रेफर्स टू ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। लेकिन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? जिनकी अभी हमने थोड़ी देर बाद पहले बात की। सो इसमें जितनी भी आप जो है, अच्छा, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, सेल्स ऑफ एसेट्स, ठीक है, या तो आप बाहर से कोई बोरोइंग करते हो, कोई लोन लेते हो, ठीक है, जब आप बोरो करते हो तो इट मीन्स कि आपके मुल्क में पैसा आ रहा है, ठीक है, और आप जब कोई सेल करते हो, कोई एसेट जो है उसको आप सेल आउट करते हो, तो इट मीन्स कि जब सेल आउट करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तब भी आपके मुल्क में पैसा आ रहा है। सो बोरोइंग और सेल्स ऑफ एसेट की उसमें ये क्या होगा? क्रेडिट में हम इसको डील करेंगे, ठीक है। और अगर हम इसकी नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि या तो हमने लोन्स की रीपेमेंट करनी है, ठीक है, या तो हमने किसी को लोन देना है, लेंडिंग ऑफ लोन्स, या हमने कोई एसेट परचेज करना है, तो इन तीनों कंडीशंस में हमारे मुल्क से पैसा दूसरे मुल्क में जा रहा होता है। सो दो चीजें हमने पढ़ी है, एक डेबिट, डेबिट में हमने पढ़ी एक फर्स्ट थिंग कि हमारे पास बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड होता है या सेल्स ऑफ एसेट्स होता है, ठीक है, ये मैं कैपिटल ट्रांसफर की ही बात कर रही हूँ, ठीक है, इसमें बोरोइंग, लेंडिंग या हमारे पास रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि कैपिटल ट्रांसफर में एक चीज, हमारे पास दो चीजें होती है, डेबिट और क्रेडिट। अब डेबिट में हमने बताया कि जब आप रीपेमेंट्स ऑफ लोन करते हो तब भी आपके मुल्क से पैसा जा रहा होता है, जब आप लेंडिंग लोन्स किसी को लोन देते हो तब भी आपके मुल्क से पैसा जा रहा है, और जब आप बाहर मुल्क में कोई एसेट परचेज करते हो तब भी आपके मुल्क से पैसा जा रहा है। सो इट इज टर्म्ड एज डेबिट कि आपके मुल्क से पैसा जा रहा है। दूसरे कैपिटल ट्रांसफर में दूसरे कंडीशन में हमने ये देखा कि या तो आपने सेल ऑफ एसेट्स किए, अपनी कोई शेयर्स या बॉन्ड्स या कोई ऐसी लैंड वगैरह जो है उसकी सेल आउट आपने कर दी। सेल करने का मतलब आपके मुल्क में पैसा आ रहा है, या आपने बाहर से कोई लोन लिया है या बोरोइंग की है, तो उस टाइम पे भी आपके मुल्क में पैसा आ रहा है। अब जो इंटरेस्ट होगा वो बाद की बात है, मैं सिर्फ अभी जो है ना करेंटली हम बात करें पैसे आने की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि देखिए
लोन लेना देना ये भी तो रेगुलर बेसिस पे ही होता है, तो ये क्यों करंट अकाउंट का हिस्सा नहीं है? देखिए ये इसकी दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि इसमें हम लोग देखते हैं लम सम अमाउंट को। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग लम सम अमाउंट, क्योंकि आप देखें लोन आप कभी भी थोड़ा बहुत लोन नहीं लेंगे, आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है। आप जब लोन देंगे भी तो आप थोड़ा कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होगी जो आप देंगे। सो एक बात तो ये है कि ये हमारे पास जो है एक लम सम अमाउंट होता है। इसी वजह से हमने इसको क्या किया है, हमने इसको हिस्सा बनाया है कैपिटल अकाउंट बैलेंस का, जिसमें हम लोग ह्यूज अमाउंट्स को डील करते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसमें हम लोग बॉर्विंग और लेंडिंग ऑफ मनी को देखते हैं। इट इंक्लूड्स प्राइवेट फॉरेन लोन, movement in packing capital, official capital transaction, reserves, gold movement, etc. अच्छा, कैपिटल अकाउंट बैलेंस का एक और पार्ट जो है वो हमारे पास वो भी है जिसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जिसमें आप अपने जो है फॉरेन एक्सचेंज को या हार्ड मनी को सेल करते हैं, कभी कभार उसको बाई करते हैं। तो जब आप हार्ड अमाउंट से, मेरा मकसद हमेशा ये होगा कि हम डॉलर की बात करेंगे। सो हम अपने मुल्क की रुपी को इन टर्म्स ऑफ डॉलर जब हम लोग उसको देखेंगे तो उसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, जो कि आप लोगों को पीछे लेक्चर्स में पता होगा इस चीज का। तो जब हम लोग बाई या सेल करते हैं, ठीक है, कुछ भी फॉरेन उसमें एक्सचेंज में, तो उसमें हम लोग रुपीस को डील करते हैं, ठीक है, हार्ड मनी के साथ। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में मनी को ऐड कर दिया या विड्रॉल कर दिया है तो वो रेगुलर बेसिस पे होता है, लेकिन चूंकि वहां पे भी अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, ह्यूज अमाउंट होता है, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये रिजर्व्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो चूंकि जब हम लोग वहां पर रिजर्व्स को ऐड करते हैं या विड्रॉल करते हैं तब भी वो एक लमसम अमाउंट होता है, एक बहुत हेवी अमाउंट होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि वो भी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी आपका कैपिटल अकाउंट बैलेंस का हिस्सा है। तो इसमें हमने दो चीजें देखी, एक कैपिटल ट्रांसफर्स देखे जिसमें बॉर्विंग और लैंडिंग और वो रिपेमेंट वो सारी चीजें आ गई है। दूसरा हमने इसमें देखा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अगर आप देखें कि जो है, अगर फॉर एग्जांपल अब आप फॉरेन एक्सचेंज को बाई करते हो, बाई करना, फॉरेन एक्सचेंज को बाई करने का मतलब आप जब डॉलर बाई करते हो तो डॉलर को बाई करने के लिए आप रुपीस आपके मुल्क से जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, मनी आउटफ्लो हो रहा है, तो मीन्स कि वो डेबिट में आएगा। और अगर आप फॉरेन एक्सचेंज को सेल करते हो, कि मीन्स आप डॉलर्स को सेल कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आपके मुल्क में रुपी आ रही है, आपके मुल्क में इनफ्लो हो रही है मनी, तो मीन्स कि वो क्रेडिट में आएगा। ठीक है, मैं आपको बार बार क्रेडिट और डेबिट का इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि आगे जब इम्बैलेंस होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी भी बैलेंस नहीं होता, इसमें या तो सरप्लस में होता है या तो डेफिसिट में होता है, तो वो फेवरेबल और अनफेवरेबल के लिए वो आप लोगों को और भी आसानी होगी ये क्रेडिट और डेबिट के इन टर्म्स में। ठीक है, तो ये चीज आपका करंट कैपिटल अकाउंट बैलेंस हो गया। ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट से मुराद ये है कि आपकी जितने भी करंट या कैपिटल अकाउंट जो हैं दोनों को मिला के जब आप उसको एक शीट पे लेके आते हैं, सो वो दैट इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट, बिकॉज दीज टू आर द पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमने हर किसी को अलग अलग देखा, लेकिन हम जब ओवरऑल इन सबको एक शीट पे लेके आते हैं, सो एट दैट टाइम इट बिकम्स अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसमें आपके पास एरर्स भी आ सकते हैं, उसके पास आपका ओमिशंस भी आ सकते हैं, कुछ को आपने, हो सकता है आपकी किसी की पेमेंट को आपने वहां पर रिकॉर्ड नहीं किया होगा, या जो पेमेंट हुई होगी आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया होगा। सो इसी वजह से तो ये कभी भी बैलेंस नहीं होता। तो नाम तो इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस, लेकिन ये कभी भी बैलेंस, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है जहां पे जिन कंट्रीज का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो बैलेंस्ड होता है। ठीक है, बट इन आवर सिचुएशन इट इज नेवर बैलेंस्ड। ठीक है, वो हमेशा नॉर्मली डेफिसिट में ही जाता है। ठीक है, हमारा हमेशा लॉस में ही जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे इनकम बहुत कम है और हमारे एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी रीजंस है जिनकी वजह से हमारे पास डिसइक्विलिब्रियम आता है, जिसकी वजह से हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कभी भी जो है वो स्टेबल नहीं होता? वो कौन कौन से रीजंस है? तो वो रीजंस देखते हैं। हमारे पास नेचुरल कॉज है। नेचुरल कॉज में अगर आप देखें तो या तो आपके पास फॉर एग्जांपल फ्लड, अर्थक्वेक,
या कभी ड्रॉट आ जाता है, ठीक है, कभी इसी तरह बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, खुशहाली हो गई है, कहत साली। सो दीज आर द नेचुरल कॉजेज जिसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। तो जब आपके एक्सपोर्ट्स इफेक्ट होंगे तो डेफिनेटली आपके मुल्क में पैसा आएगा नहीं, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करोगे। जब आप इंपोर्ट करोगे तो मीन्स कि आपके मुल्क से पैसा जा रहा है। सो हाउ कैन योर बैलेंस ऑफ पेमेंट बी बैलेंस, ठीक है। इट कैन नॉट बी हैपन कि आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहे हो और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इम्प्रूव हो या वो बैलेंस हो। सो वन ऑफ द रीजन इज द नेचुरल कॉजेज, इसमें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और इसकी वजह से जो है आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स जो हैं या जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो इफेक्ट हो सकती हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। सेकेंड, आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस या कॉजेज हो सकते हैं जिसमें आपके साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, इन्फ्लेशंस, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट्स, ठीक है। इसमें आपके जो प्रेफरेंसेस वगैरह हैं कंज्यूमर्स के वो चेंज हो सकते हैं। तो जो चीज़ें आप प्रोड्यूस कर रहे हो सकते हैं फॉरेन मार्केट्स में वो चीज़ वो डिमांड ना कर रहे हो, ठीक है। तो ये इनकी वजह से इकोनॉमिक कॉजेज हैं जिनकी वजह से आपके जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजिबल आइटम्स इफेक्ट हो सकते हैं और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल कॉजेज में इंटरनेशनल आपका जो है फॉर एग्जांपल पहले जो है इंडिया के साथ हमारे ट्रेड अच्छे चल रहे थे, बट आफ्टर फेब्रुअरी इंसिडेंट जो था तो उन्होंने फ़ौरन ही हमें जो है मोस्ट फेवरेट नेशन से निकाल दिया था और हमारे पास जो था उनका जो ट्रेड थी वो उन्होंने कम कर दिया था, या टमाटर की जो हमारे पास वो करते थे। सो दीज थिंग्स हैपन, ठीक है। आपकी जो इमीडिएट नेबर हो सकते हैं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाए या आपका उनके साथ कोई सच रिलेशन फेवरेबल ना हो जिसकी वजह से आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं और उनका डायरेक्ट इफेक्ट जो होगा वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर ही होगा। सोशल फैक्टर में कंज्यूमर्स जो हैं फॉर एग्जांपल अगर हमारे पाकिस्तानी फ्रूट्स या पाकिस्तानी स्पोर्ट्स गुड्स या कल्चरल आइटम्स की बहुत ज़्यादा पहले डिमांड थी इंटरनेशनल मार्केट में, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंटरेस्ट या वो क्वालिटी उनकी उस तरह ना रही हो या कुछ और या किसी और कंट्री की जो है हमसे बेटर उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उनकी टेस्ट भी अच्छा हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, प्राइसेस भी सूटेबल हो। तो जो कंज्यूमर है जो इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारे हमारे जो डिमांड करते थे वो उनकी प्रेफरेंसेस चेंज हो, अब वो हमारी तरफ ज़्यादा वो हमारी चीज़ों को ज़्यादा परचेज ना करें, वो दूसरे कंट्रीज़ के गुड्स की तरफ जाएं। सो दीज थिंग्स हैपन और जिनकी वजह से आपकी जो है डिमांड ऑफ गुड्स विजिबल आइटम्स जो हैं वो कम हो सकती हैं या वो हम पे ट्रस्ट फैक्टर कम होने की वजह से हमारी सर्विसेज कम ले सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है पड़ता है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर।